गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट चल रहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुणधर्म। इसके अंदर हमारा चल रहा था एटॉमिक रेडियस। ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी हमारी एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, वो चल रही थी। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पढ़ी थी। किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे थे, परमाणु त्रिज्या बोल रहे थे। और एटॉमिक रेडियस के बाद में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का डिटर्मिनेशन हम अक्सर डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, इन तीनों में से किसी भी एक विधि के द्वारा कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक रेडियस है उनको कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने दो ही पढ़े थे। एक तो था प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो कि एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि नाभिक में प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं उनके द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था इसके अंदर शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, जो कि एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल है, जो कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कार्य करता है। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी एक आवर्त सारणी के अंदर जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने एक नंबर पे पढ़ा था इन पीरियड, यानी इन पीरियड का मतलब है कि आवर्त में, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इन पीरियड्स यानी आवर्त में परमाणु त्रिज्या है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो उसके लिए हमने लिखा था कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर मेन सेल या मुख्य कोश तो वही रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाने से जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी और जेड इफेक्टिव है वो एटॉमिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होती जाएगी। तो एक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है। इसका कारण था जेड इफेक्टिव। आगे समझ में, ये हमने पढ़ लिया था कि आवर्त के अंदर किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या है वो परिवर्तित होती है। उसके बाद अपना सेकंड है आवर्त के बाद में वर्ग, क्योंकि एक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं और उसके साथ में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। आवर्त तो थे आवर्त सारणी की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, इस प्रकार से जिनकी संख्या थी 7, ये थे आपके आवर्त। और ग्रुप कौन से होते हैं, आवर्त सारणी के अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको एक ग्रुप बोलेंगे, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। तो ये वर्टिकल लाइंस के द्वारा जो बने हुए थे उनको हम ग्रुप बोल रहे थे और इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। तो एक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। अब वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें आता है एक ही वर्ग में, ये नहीं देखें कि एक एलिमेंट इस वर्ग का है, दूसरा इस वर्ग का है, तीसरा इस वर्ग का, इन तीनों में हम परमाणु त्रिज्या है उसकी कंपेरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। हम एक ही वर्ग की बात करें कि एक ही वर्ग के तत्व हैं, जैसे कि एस फर्स्ट वर्ग है इसका, एस ब्लॉक का पहला वर्ग वही ले लेते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में क्या लेता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग है अक्षार धातु वाला ये है। तो हम केवल इसी की बात करेंगे। तो आप आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में, नाम ले रहे हैं हम किसी भी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर आवर्त में चला जाता है बाएं से दाएं, क्योंकि वे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं होती हैं और ग्रुप में वर्टिकल लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो इसके लिए क्या आता है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर अप टू डाउन चलने पर, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मुख्य कोश है वो क्या होता जाता है, एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मुख्य कोश, इसकी वैल्यू वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इंक्रीज होती जाती है या बढ़ती जाती है।
अब देखें आप, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है 1s1, इसके अंदर क्या होता है 2s1, इसमें होगा 3s1, इसमें होगा 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, मेन सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य कोश है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें लिखेंगे हम एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मुख्य कोश बढ़ता जाता है। मुख्य कोश 1s का मतलब ये है, 2s का मतलब इससे बड़ा हो गया, 3s का मतलब उससे बड़ा हो गया, 4s उससे बड़ा हो गया। तो हम एक वर्ग में, जब हम आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो मुख्य कोश बढ़ता जाता है। मुख्य कोश बढ़ता जाएगा तो परमाणु का आकार दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का है, ये लिथियम का है, उसके बाद ये सोडियम का है, पोटेशियम का है, रुबिडियम का इससे बड़ा होगा, सीजियम वाला उससे बड़ा होगा। तो ये दिख रहा है अपने आप की वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मुख्य कोश बढ़ता जाता है। मुख्य कोश बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हमने क्वांटम संख्या पढ़ी थी तो यहाँ पे हमने लिखा था कि n की वैल्यू समानुपाती साइज, या फिर यहाँ पे लिख दें हम एटॉमिक साइज। साइज बढ़ रही है, जैसे ये परमाणु त्रिज्या इसकी है हाइड्रोजन की, लिथियम की परमाणु त्रिज्या ये होगी तो ये बड़ी है हाइड्रोजन वाले से, उसके बाद में सोडियम की ये वाली है, ये इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। साइज बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो हमारी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मुख्य कोश बढ़ता जाता है, जिसके कारण से परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ये आप एग्जाम्पल कर लेना उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। लिखें इसको। ये था आपका वर्ग में परमाणु त्रिज्या है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट तीसरा के ग्रुप के बाद में क्या आएगा इसके अंदर, इसमें आता है जो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए एटॉमिक रेडियस है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी वो देखें इसके अंदर। तो थर्ड्स आएगा इसके अंदर, एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के तत्व, और एक है इसमें एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं आपके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक यहाँ पे होगा, इसमें 2 वर्ग हैं। उसके बाद में पी ब्लॉक यहाँ पे होगा, इसमें टोटल 6 वर्ग हैं। उसके बाद में डी ब्लॉक है वो यहाँ पे होता है एस और पी के बीच में, और एफ ब्लॉक है उसको नीचे 2 सीरीज में हम आवर्त सारणी के नीचे, मेन आवर्त सारणी के नीचे इस प्रकार से 2 आवर्त में रखते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी मेन आवर्त सारणी है उसका साउंड, इस प्रकार से रहेगी। तो इसमें हम डी और एफ ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की बात करें, इन दोनों के लिए क्या लिखा जाता है वो देखें। देखिए आप, इनमें से हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी तो किस में करते हैं, ग्रुप में करते हैं। एस ब्लॉक के लिए हम ये लिखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, पी ब्लॉक के लिए भी ऐसे लिखा जाएगा वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन दोनों के लिए हम कभी वर्ग का यूज नहीं करते। ये बोलते हैं 3D श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर, 4D श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर। तो इसी प्रकार से हम एफ ब्लॉक, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन दोनों की स्टडी ही आवर्त में या पीरियड में की जाती है। इसके लिए बोलो, देखो क्या कहते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों ब्लॉक के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी परमाणु त्रिज्या के लिए क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। तो इसके लिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है, ठीक है। थर्ड वाले में आप क्वेश्चन लिख देना डायरेक्ट
क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके कि डी ब्लॉक के तत्वों को अपने को पता है क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं हम, संक्रमण धातुएं कहते हैं, या फिर इसको बोल डी ब्लॉक तत्वों को ट्रांजिशन क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्वों को बोलेंगे संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व। अब क्यों बोलते हैं, वो जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आए तब वैसे वहां पढ़ लेंगे, वैसे पहले भी आया हुआ है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं, 12th क्लास में भी था यहाँ पे, कि डी ब्लॉक के तत्वों में आंतरिक कोष और उससे पूर्व आंतरिक कोष ये दोनों ही क्या होते हैं, एप्रण होते हैं। यानी डी ब्लॉक तत्वों के आयनिक अवस्था और परमाणविक अवस्था इन दोनों में ही इनके बाह्यतम कोष एप्रण होते हैं, इस कारण से इनको संक्रमण तत्व बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, हालांकि आवर्त सारणी में इनको नीचे रखते हैं एफ ब्लॉक वालों को, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डी ब्लॉक वालों के बीच में आता है, इस कारण से संक्रमण तत्वों के अंदर स्थित होते हैं, इस कारण से इनको अंतर संक्रमण तत्व बोल देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के नाम से नहीं आएगा, क्वेश्चन इस नाम से आएगा कि संक्रमण तत्वों, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों तथा अंतर संक्रमण तत्वों में, कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इनकी परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या के मान में अधिक अंतर नहीं होता है, क्यों। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि संक्रमण तत्वों तथा अंतर संक्रमण तत्वों में, हमने इसका ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पढ़ा था आवर्त में, आवर्त में तो इसमें लिखा था हमने कि एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर मुख्य कोष वही रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से परमाणु का आकार आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्वों और अंतर संक्रमण तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर इनकी परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान होता है, क्यों। जबकि होना चाहिए बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए, लेकिन बाएं से दाएं आवर्त में चलने पर इनकी परमाणु त्रिज्या का जो मान है वो लगभग समान रहता है, क्यों। ये क्वेश्चन आता है आपके, कारण देखो इसका क्या रहेगा। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने कि संक्रमण तत्वों ब्रैकेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स तथा अंतर संक्रमण तत्वों ब्रैकेट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर इनकी परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है, क्यों। क्वेश्चन ये रहेगा कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर इनका परमाणु आकार या इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, क्यों। जबकि रूल्स के अनुसार तो परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लेकिन इनकी लगभग समान रहती है, एकदम समान नहीं होती, लगभग समान रहती है। इसका कारण क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आंसर देखो ये याद हो गया ना, डी ब्लॉक वालों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक वालों को अंतर संक्रमण तत्व कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या लिखा जाएगा, देखें आप। इस क्वेश्चन के आंसर में एफ क्या आएगा कि जो डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं सेम वैसा ही एफ ब्लॉक का रहेगा। ठीक है, जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो संक्रमण तत्वों का ही आता है, दोनों का एक सेम ही आंसर लिखे ना, दोनों का अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखें डी ब्लॉक वालों के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके लिए पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखते हैं हम, n-1 d 1 to 10 ns 1 से 2, ये होता है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n-1 उससे पहले तो ये आ ही जाएगा इसके अंदर n-1 d सॉरी n-1 s वाला p वाला, लेकिन लास्ट में जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी ब्लॉक के तत्वों का
एक साथ में लिखने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा n-1d1 to 10 ns12 1 से 2। ठीक है, 1 to 10 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे डी कक्षक में 1 से लेके 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ 1 से 2 लिखने का मतलब ये है कि एस कक्षक में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n-1d और ns का मतलब क्या है कि यदि ये 4s है तो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे d कौन सा हो गया n-1 4 में से n की वैल्यू 4 है ना, तो 4 में से एक गया 3d होगा। n-1 3d रहेगा और ns क्या रहेगा 4s रहेगा। इनके लिए हम ऑर्बिटल के लिए डायग्राम बनाते हैं। देखो ये बना दिया हमने, ये रहेगा आपके यहाँ पे न्यूक्लियस, नाभिक में न्यूट्रॉन और यहाँ पे ये प्रोटॉन। आगे समझ में। उसके बाद में इसके बाहर वाला कोर्स रहेगा यहाँ पे आपके, ये रहेगा आपके सीधी सी बात है n-1 3d है और ये 4s है, मान के देखे तो 3d वाले के अंदर 3d वाला अंदर की तरफ रहेगा और ये 4s है, ये बाहर की तरफ आएगा। 4s वाला इसके अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4s वाले में ये रहेगा बाहर की तरफ। उसके बाद में ये n-1d है, ns वाला तो उससे भी बाहर रहेगा, तो ns वाले में देखो आपके ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपके रह जाएगा यहाँ पे। आप तो थोड़ा गोल बना लेना इसको। ठीक है, ये इसके बाहर वाला है, इसको तो हम बोलेंगे n-1d ऑर्बिटल और इसको हम बोलेंगे ns ऑर्बिटल। इस प्रकार से होते हैं ये। डी ब्लॉक में देखो चाहिए, उसमें देखो आप एफ ब्लॉक में क्या आएगा, एक और आ जाएगा इसके अंदर की तरफ, वो हो जाएगा आपके n-2f, क्योंकि उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एफ ब्लॉक वाला, उसमें हम लिखते हैं n-2f 1 to 14, n-2d 1 to 10, सॉरी n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2। हम केवल डी ब्लॉक वालों की बात कर रहे हैं। तो ये तो रहेगा n-1d और ये ns रहेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी। जैसे हम डी ब्लॉक में 3d श्रेणी का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम है 21 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आता है आर्गन 3d14s2। कैल्शियम मतलब 20 नंबर पे उसमें होता है आर्गन 4s2। उसके बाद में स्कैंडियम डी ब्लॉक का आ गया तो इसमें 3d आ गया, तो 3d1। तो स्कैंडियम में कैल्शियम से स्कैंडियम की तरफ गए तो जो पहला इलेक्ट्रॉन आया है 21वां, वो 3d में आया है, यानी ये तो पहले से ही भरा हुआ था कैल्शियम के अंदर। अब स्कैंडियम के बाद में हम टाइटेनियम की तरफ जाएंगे। टाइटेनियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 21 है और इसका होता है 22। तो इसके अंदर क्या होगा 4s2, ये तो था ही पहले ही, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d में आएगा, 1 से 2 हो गए। उसके बाद स्कैंडियम और टाइटेनियम और वेनेडियम में जाएंगे 3d3, फिर क्रोमियम में जाएंगे, फिर मैग्नीज में जाएंगे। तो ये इस प्रकार से होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो इस प्रकार से हम डी ब्लॉक में या फिर ये जो संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में जब आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वो किस में बढ़ेगा, डी के अंदर, क्योंकि ये तो एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले से ही भरा हुआ है। और डी कक्षकों के डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने से, डी ब्लॉक के तत्वों में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जाते हैं वो डी में जाते हैं, 3d में। 3d क्या है यहाँ पे n-1d है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो आने वाले जो नए इलेक्ट्रॉन हैं वो n-1d कक्षक में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इस वाले में नहीं भरेंगे, इसके अंदर वाले में भरेंगे। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद देखो कि डी ब्लॉक वाले तत्वों में ऐसा क्यों होता है कि परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है। तो इसका कारण ये रहेगा आपके कि डी ब्लॉक के तत्वों पर मुख्य रूप से 2 कारक या 2 प्रभाव है वो कार्य करते हैं। एक तो इसके अंदर प्रभाव कौन सा होता है, जड़ इफेक्टिव, जो हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े थे ना कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये होता है जड़ इफेक्टिव। और सेकंड लगता है इनके ऊपर सेल्डिंग इफेक्टिव,
या प्रेरक्षण प्रभाव। तो इसमें आपके ये लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में मुख्य रूप से दो प्रभाव है वो कार्य करते हैं। फर्स्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड रहेगा शेल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ये दो कारक हैं जो डी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्या को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जैसे जैसे इसमें लिखा जाएगा दो प्रभाव कार्य करते हैं। तो फर्स्ट रहेगा इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश, और प्रभावी नाभिकीय आवेश में आपके क्या लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक तत्वों में आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में क्या होंगे, बाह्यतम कोश में इसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें आएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश में कि डी ब्लॉक में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कोश में n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तथा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक समानुपाती होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, ये होता है यहाँ पे जेड इफेक्टिव। ये बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये इस कोश को अपनी तरफ खींचेगा तो परमाणु का साइज आकार क्या होगा, कम होगा। ये नाभिक है, नाभिक से ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये है अपनी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। जब डी ब्लॉक में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इस कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इस बाह्यतम कोश को अपनी तरफ खींचेगा। पहले ये कोश यहाँ था, इस प्रभाव के कारण ये यहाँ आ जाएगा मान लीजिए। तो पहले ये परमाणु त्रिज्या ये वाली थी, अब परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की काउंट होगी, परमाणु त्रिज्या कम होगी। तो इसमें ये लिखा जाएगा यहाँ पे उसके बाद में कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके कारण से परमाणु का आकार है वो कम होता जाता है। ये लिखना है आपको जेड इफेक्टिव के अंदर। एक तो ये हो गया इसके अंदर प्रभाव। उसके बाद देखो शील्डिंग इफेक्ट में अपने को क्या लिखना है, प्रेरक्षण प्रभाव में क्या लिखेंगे हम। तो इसमें ये लिखा जाएगा प्रेरक्षण प्रभाव में कि डी ब्लॉक वाले तत्वों में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो n-1 डी कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेके स्कैंडियम 1 से स्टार्ट होंगे, लास्ट जिंक में 10 हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे डी ब्लॉक में तो n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। और प्रेरक्षण प्रभाव की परिभाषा में क्या लिखवाया था हमने फैक्टर अफेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर, ये लिखवाया था कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, समान चार्ज, दोनों पे ऋणावेश और समान चार्ज समान आवेश के बीच में हमेशा ही क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये वाला तो अंदर जाएगा कहाँ, ये वाला कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसमें आता है आंतरिक कोश की, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा डी ब्लॉक में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ n-1 डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वह उतना ही n-1 डी और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा। ये है यहाँ पे प्रतिकर्षण, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन। ये रिपल्सन ही क्या है यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। और ये वाला क्या है, जेड इफेक्टिव है। प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला जो कोश है बाहर वाला फोरस वो यहाँ से खिसक के थोड़ा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो पहले परमाणु त्रिज्या ये थी,
और जब प्रतिकर्षण के कारण बाहर वाला NS कक्षक थोड़ा दूर चला गया तो त्रिज्या हो गई ये वाली, तो ये त्रिज्या बड़ी है इसकी तुलना में, तो ये बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे शिल्डिंग इफेक्ट में कि डी ब्लॉक में एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे n-1d कक्षक तथा ns कक्षकों के बीच प्रतिकर्षण या परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने से परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो ये दो प्रभाव कार्य करते हैं डी ब्लॉक वाले तत्वों पे। ये आकर्षण बल है, इसके कारण से परमाणु की त्रिज्या या आकार कम होता है, जबकि शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल है और इसके कारण से परमाणु की त्रिज्या वो बढ़ती जाती है। उसके बाद ये आता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं या ए ब्लॉक के तत्व हैं उनमें दोनों ही प्रभाव, ये त्रिज्या को कम करता है और ये त्रिज्या को बढ़ाता है, दोनों ही प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं ना, ये तो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं नाभिक की तरफ, और शिल्डिंग इफेक्ट है वो बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है इस कक्षक को NS को, और जेड इफेक्ट इसको अंदर की तरफ ला रहा है। तो डी ब्लॉक के तत्वों के ऊपर कार्य करने वाले ये दोनों ही प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तथा इन दोनों की मात्रा, जितना जेड इफेक्टिव होता है यानी जेड इफेक्टिव के कारण से जितना ये NS कक्षक अंदर की तरफ आएगा, नाभिक की तरफ आएगा, उतना ही n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण या परिरक्षण प्रभाव के कारण उतना ही क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जेड इफेक्टिव के कारण जितना आकार कम होना चाहिए था, परिरक्षण के कारण उतना ही आकार बढ़ जाता है। इस कारण से ये दोनों प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ना जेड इफेक्टिव लगेगा ना शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा, तो सभी तत्वों का आकार क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा, क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ चलने पे ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो परमाणु का आकार बाएं से दाएं चलने पर ना बढ़ता है ना कम रहता है, वो लगभग समान हो जाता है। ये कारण होता है उसके अंदर, ये दोनों प्रभाव है, इनकी व्याख्या करनी है और लास्ट में लिखना है कि डी ब्लॉक वाले तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर ये दोनों विपरीत दिशा वाले प्रभाव हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या है वो लगभग समान हो जाती है। ये डायग्राम डालना, क्योंकि नाभिक और NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं आंतरिक कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन, ये परिरक्षण प्रभाव लगा देते हैं, इस कारण से आकार ना बढ़ पाता है और ना ही कम हो पाता है। ये रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर कि संक्रमण तत्वों तथा अंतर संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है, तो उसके कारण यही रहेगा। दो कारक कार्य करते हैं, दोनों क्या क्या है वो लिखना है, किसके कारण परमाणु का आकार कम होता है, किसके कारण बढ़ता है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो ना बढ़ेगा ना कम होगा, लगभग समान है वो रह जाएगा। ये था आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला। उसके बाद अपना टॉपिक यही रहेगा एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एटॉमिक रेडियस का पार्ट है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।